हमारी जो पॉलिटी सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट टॉपिक है डीपीएसपी। अभी इस टॉपिक के अंदर हम डीपीएसपी करेंगे और जो हमारे पास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं सीडीएस एग्ज़ाम के लिए वो करेंगे। अभी डीपीएसपी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो ईपीएफओ का पेपर हुआ है ना, वहाँ पे भी आप देखने को मिलेगा कि डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, है ना। वो एग्जैक्टली नहीं पूछा गया, फंडामेंटल राइट से लिंक करके पूछा गया था, बट अभी उधर भी मेंशन है ना, तो और पेपर में आता भी है, तो वी विल डू इट। तो सबसे पहले कि डीपीएसपीज होते क्या हैं, राइट। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि डीपीएसपी अगर मेंशन भी है तो वो कहाँ से लिया गया हमारे पास में, राइट। तो डीपीएसपी की अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल हमारे पास में आते हैं कहाँ से, 36 से 51 तक ये। और हमारे जो पार्ट 4 है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट का आता है, पार्ट 4 के बाद जो हमारे पास में है वो है डीपीएसपी। डीपीएसपी को हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है, वहाँ से हमने इसको बोरो करा हुआ है। और ये पहले हमारे सीडीएस में पूछा भी गया है कि वेयर डू हैव वी बोर्ड इट फ्रॉम। अभी फीचर्स क्या क्या हैं डीपीएसपी के। डीपीएसपी का मेन फंक्शन तो ये आता है कि डीपीएसपी जो है वो वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करने के लिए हेल्प करता है, राइट। कि जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर मोरल ड्यूटीज़ होती हैं कि वो जो डीपीएसपी के अंदर जो मेंशन्ड हैं चीज़ें उनको वो इम्प्लीमेंट करे। और वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, बाय द फॉर्मेशन ऑफ लॉ बनाने पड़ेंगे। तो उस तरीके से मोरल जो है हमारे पास में उसको इंश्योर करने के लिए कि मोरल जो चीज़ें हैं, है ना, वो लाने के लिए वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास में होना चाहिए। और ये कब होगा, जब जो पीपल ऑफ द इंडिया है वो हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे जो लॉ मेकर्स हैं उनको फोर्स करेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास में पॉलिटिकल विल का रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होता है। ओके, अभी हमारे पास में आता है कि क्या ये एनफोर्सेबल है कि नहीं। तो ये डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं होते हमारे पास में, लेकिन हम लॉज बनवा के इनको एनफोर्स करवा सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास में आता है कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट, क्या ये ड्यूटी है स्टेट की, बिल्कुल इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई देम। कि अप्लाई कैसे करेंगे, लॉ मेकिंग से। जो हमारे पास में आर्टिकल 37 है, 36 में आता है कि स्टेट की डेफिनेशन, फिर आर्टिकल 37 में आता है कि जो स्टेट है वो इनको इम्प्लीमेंट करेगा। फिर अभी इनमें हमारे पास में अमेंडमेंट्स हुई हैं, 42nd अमेंडमेंट, 44th और 86 अमेंडमेंट, है ना। वो धीरे धीरे इनमें कुछ फंडामेंटल चेंजेस हैं वो करे गए हैं। अभी पार्लियामेंट जो है ना, जो डीपीएसपी को एनफोर्स करवाना कौन है, कि करवाता कौन है, सीधा है जो हमारे पास वी द पीपल ऑफ इंडिया, प्रियम्बल यही कहता है। तो जो पीपल का ओपिनियन है, पब्लिक ओपिनियन है, वो इसको डायरेक्टली क्या करते हैं, एनफोर्स करवाते हैं। और जो पार्लियामेंट या कोर्ट है वो इसको इनडायरेक्टली करवा सकते हैं। फिर हमारे पास में आता है वही कि अगर हम बात करें तो मेन यहाँ पे क्या है कि अभी हमने बात करा था कि जो फंडामेंटल राइट है वो हमारे पास में पॉलिटिकल जस्टिस को एक तरीके से इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास में जो डीपीएसपी होते हैं वो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए होते हैं। अभी बहुत तरीके के सोशल जस्टिस हमें मिलेंगे और इकोनॉमिकल जस्टिस भी मिलेंगे। अभी सबसे पहले हमारे पास में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है क्या, आर्टिकल 38, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा आर्टिकल 39। अभी 39 आर्टिकल है ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है। आर्टिकल 38 के अंदर भी अमेंडमेंट हुआ है। आर्टिकल 38 में देखो यहाँ पे अब दिख रहा है, यहाँ पे प्रमोट वेलफेयर बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अभी ये ठीक है यहाँ पे। फिर मिनिमाइज करनी है क्या, इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। अभी जो ये यहाँ पे है ना, अपॉर्चुनिटीज़ अमंग द, ये हमारे पास में अमेंडमेंट हुआ है, उसके बाद में इसको यहाँ पे डाला गया है। फिर आता है हमारे पास में आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 के अंदर में ABCD करके ऐसे प्रोविजंस हैं। तो अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आर्टिकल 39 के अंदर आता है कि हमें क्या करना है, इक्वल जो राइट है हमारे पास में इसका लाइवलीहुड का, कि मैन और वुमेन को इक्वल लाइवलीहुड दिया जाएगा। फिर होगा कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करा जाएगा इकोनॉमिक रिसोर्सेज का हमारे पास में। और हमें कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को मिनिमाइज करना है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो आप, ए से एडिक्वेट लाइवलीहुड, बी से अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, रिसोर्सेज फॉर द कॉमन हुड करना है। फिर सी से आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। फिर डी आएगा हमारे पास में, डी हमारे पास में बताता है कि हमें क्या करना है, इक्वल पे करनी है इक्वल वर्क के लिए। अभी आप देखते हो कि वुमेन का और जो मैन का जो पे होता है
है ना, प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो वो इक्वल नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास में एक्ट उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास में ई आता है प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, और हमारे पास में चिल्ड्रन फ्रॉम द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है उसको हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना, प्रिवेंट करना है। फिर हमारे पास में आता है यहाँ पे क्या, एफ के अंदर बोलता है कि अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्दी चिल्ड्रन एंड डिग्निफाइड डेवलपमेंट हमें करवानी है। अभी यहाँ पे 39A आता है, आर्टिकल 39A जो है वो हमारे पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, साथ में जस्टिस से रिलेटेड जितना भी आएगा वो हमारे पास में आर्टिकल 39 के अंदर आएगा। इसी के अंदर हमारे जो फ्री लीगल एड होती है राइट। अभी इसके आगे हमें एक्ट भी बनाया हुआ है हमारे पास में, तो जो फ्री लीगल एड है हमारे पास में वो यहाँ पे 39A से आएगा, जिसको हमने ऐड करा हुआ है कहाँ से, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। फिर आता है आर्टिकल 41। आर्टिकल जो 41 है हमारे पास में, ये हमारे पास में क्या अंश्योर करता है कि हमें राइट टू वर्क, है ना, राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट, मतलब इन चीज़ों के लिए हमारे पास में क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक कैपेसिटी होनी चाहिए। और वो कब आएगी, हम क्या हमारे पास में कौन कौन से राइट होंगे, राइट टू वर्क होगा, राइट टू एजुकेशन होगा, पब्लिक असिस्टेंस दी जाएगी। तो उसके बाद में आता है हमारे पास में क्या, आर्टिकल 42। अभी आर्टिकल 42 हमारे पास में आती है, अब इसको याद करो, जैसे मैटरनिटी रिलीफ दी जानी हमें, है ना, और हमारे पास में क्या होनी चाहिए, ह्यूमेन वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। तो इसको याद करने का तरीका ये होता है, मैं तो ऐसे याद करती हूँ कि जैसे हमारे पास में जो MTRP एक्ट होता है उसके अंदर में जब आपको सेकंड ट्राइमेस्टर पीरियड होता है तब उनको क्या करना, अबॉर्शन करवाना होता है ना, उससे पहले पहले। तो इसको ऐसे याद करो कि 24 दो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है तो 24 वीक्स हो गया, तो 24 वीक्स का 42 हमारे पास में आर्टिकल आ गया, राइट। फिर आता है हमारे पास में 43 हम कहता है हमारे पास में हमें इंश्योर करना है क्या, लिविंग वेज, डिसेंट वर्क कंडीशन, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी, साथ में हमारे पास में क्या है, प्रमोट करना है क्या, कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज, ओके। फिर हमारे पास में आता है क्या, 43A अगर हम बात करते हैं तो 43A जो है हमारे पास में वो हमें क्या करता है, मैनेजमेंट जो राइट्स होते हैं वर्कर्स के, है ना, जैसे आप देखते हो कि यहाँ पे जो वर्कर यूनियन बनती है, वर्कर यूनियन का स्टेक होता है हमारे पास में मैनेजमेंट में, तो उसको सुना जाए, है ना, तो वो हमारे पास में 43rd जो है उसके अंदर में ऐड करा हुआ है, इसीलिए 43A आता है, सेकेंड अमेंडमेंट में आया था। फिर है 47 में हमारे पास में यहाँ पे आता है कि हमें जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, उसको रेज करना है, पब्लिक हेल्थ को बढ़ाना है। फिर हमारे पास में जो टॉक्सिकेंट है उनको भी कम करना है, ड्रग्स वगैरह है ना, उनको भी ख़त्म करना है। अभी 47 है ना, इसके अंदर सेकंड पार्ट है वो गांधीयन प्रिंसिपल में आता है हमारे पास में, जहाँ पे हमें क्या करना है, हमें कि इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स जो होती हैं उनको कम करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में गांधीयन प्रिंसिपल में भी आएगा और सोशलिस्ट प्रिंसिपल में भी आता है, दोनों में ही आता है ये। फिर उसके बाद में अभी जो हमने करे हैं कौन कौन से हैं यहाँ पे, 39, 38, 39A, 41, 42nd, 43rd A एंड 47, ये हमारे पास में आते हैं किसके अंदर, सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर। फिर आते हैं हमारे पास गांधीयन प्रिंसिपल, वो है जो कि हमारे जो गांधी जी के जो राम राज्य है या फिर उनके जो फिलोसफीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो राइट्स होते हैं, है ना, उनके तरफ बैलेंसिंग करते हैं एक तरीके से, तो वो इसके अंदर आता है हमारे पास में। अभी गांधीयन प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, 5-6 आर्टिकल्स आते हैं हमारे पास में सारे। आर्टिकल 40 हमारे पास में क्या कहता है कि हमें ऑर्गेनाइज करनी है क्या, विलेज पंचायत। देखो यहाँ पे था, इसीलिए हमारे पास में कौन सी अमेंडमेंट होती है, सेकंड, 73rd और 74th अमेंडमेंट आता है ना। फिर आता है आर्टिकल 43 वही कह रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है ना, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं उनको हमें क्या करना है, बढ़ाना है। फिर 43B हमारे पास में क्या कहता है, हमारे पास में इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए हमारे पास में आया है कि उनके क्या होना चाहिए, हमारे पास में मैनेजमेंट राइट होना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए। तो वो सारा इसमें 43B क्या आएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है हमारे पास में। 46 हमारे पास में आता है किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए और साथ में प्रमोशन के लिए, कि प्रमोशन किसका होगा, हमारे पास में एजुकेशन का और इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट होते हैं वीकर सेक्शन के, जैसे SC ST हो गया, वुमेन हो गया, है ना, ओल्ड एज पीपल हो गया, उनके लिए। और हमें प्रोटेक्शन किससे करनी है, सोशल इनजस्टिस से और एक्सप्लॉयटेशन से।
47 जो आता है हमारे पास में वही ऊपर था कि हमें क्या करना है, लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करना है, इंटॉक्सिकेंट्स वगैरह होते हैं उनको प्रमोशन को कम करना है, प्रोहिबिट करना है। फिर आता है 48। 48 में हमारे पास में ये आती है काउ स्लोटरिंग जो होते हैं, है ना, जो हमारे पास मिल्चिंग एनिमल्स होते हैं उनकी ब्रीड को इम्प्रूवमेंट करना है और हमारे पास में क्या करना है, उनको स्लोटरिंग से कम करना है। अभी देखो 48 जो है ना, ये हमारे पास में अगर देखेंगे तो जो हमारे पास में इंटेलिजेंट जो हम नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल आता है इंटेलेक्चुअल और लिबरल प्रिंसिपल, उसके अंदर भी 48 आता है। वहाँ पे बात करी हुई है हमारे पास में जो ब्रीड है हमारी उनको इम्प्रूवमेंट करना है साइंटिफिक तरीके से। लेकिन अगर जब 48 सोशलिस्ट की गांधीयन प्रिंसिपल की बात करेंगे तो गांधीयन प्रिंसिपल में हमारे पास में आता है कि हमें उनका क्या करना है, स्लोटर को कम करवाना है। ठीक है, अभी हमारे पास में आ जाते हैं क्या, लिबरल। लिबरल की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत एडवांस प्रिंसिपल्स हैं कि जो हम अभी अगर देखोगे जो हमारी सोसाइटी में है। तो अभी क्या है हमारे पास में 44 कहता है हमारे पास में कि हमें सिक्योर करना है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि जो हमारे पास में पर्सनल लॉज हैं वो पर्सनल लॉज ऑल ओवर द इंडिया हमारे पास में सेम होने चाहिए एक तरीके से। जैसे मुस्लिम अभी क्या होता है, मुस्लिम लॉज होते हैं वो मुस्लिम्स के लिए होते हैं, हिंदू लॉज स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया वो सबके अलग अलग होते हैं, राइट। तो उनको हमें क्या करना है, एक यूनिफॉर्मेलिटी लानी है, तो वो थ्रू आउट द इंडिया होगा। फिर उसके बाद आर्टिकल 45 हमारे पास में कहता है कि हमें क्या करना है, अर्ली चाइल्डहुड केयर। अभी यहाँ पे ना इस वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर की अगर बात करी हुई है तो हमारे पास वो किसके अंदर आती है, डीपीएसपी के अंदर। अभी ईपीएफओ के एग्ज़ाम में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है हमारे पास में कि वहाँ पे उसको इसी स्टेटमेंट को कहाँ किस में डाल दिया था हमारे पास में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर। ओके, सो अभी यहाँ पे आता है हमारे पास में एज का भी ध्यान रखना है हमें कि यहाँ पे अप टू 0 से लेकर हमारे पास में कितना है, 6 ईयर का एज जो है उसको मेंशन करा हुआ है। फिर आता है हमारे पास में आर्टिकल 48 में वही है कि हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है एग्रीकल्चर को, हमारे पास में एनिमल हस्बेंड्री को, और उसको क्या करना है, ब्रीडिंग को करना है साइंटिफिक लाइन के ऊपर, है ना, जो एनिमल ब्रीडिंग है उसको हमारे पास में बढ़ाना है हमारे पास में। फिर आता है आर्टिकल 48 में हमारे पास में जो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन की बात करी हुई है। फिर 49 आता है। 49 के अंदर जो हमारे मोन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट जो स्पेसीज हैं, उनको जो डिस्ट्रक्शन है ना, उनसे बचाना है, और एक्सपोर्ट वगैरह अगर होता है उनका इलीगल किसी भी तरीके से, कैसा भी उसको प्रोटेक्ट करके हमें रखना है। फिर आता है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे पास में ये बात करता है कि हमें जो जुडिशरी है ना, उसको हमें सेपरेट करना है किससे, एग्जीक्यूटिव से। ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको वैसे भी याद रखना है हमें कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में सेपरेशन होना चाहिए, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बात करता है, सेपरेशन ऑफ पावर की। तो सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ से आ रहा है हमारे पास में, आर्टिकल 15 से, ठीक है, फिर 50 से। अभी 51 हमारे पास में प्रमोट करना है किसको, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को, ये हो गया। अभी हम बात करते हैं कि जो 42nd अमेंडमेंट हुई थी ना, तो उसके अंदर में हमारे पास में 4 आर्टिकल ऐड हुए थे। सबसे पहला आर्टिकल है हमारे पास में आर्टिकल 39 का जो एफ प्रोविज़न है कि हमें क्या करना है, केवल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है किसके लिए, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस के लिए, राइट। जो ये वाला है इसको ऐड करा था। फिर 39A हमारे पास में बात करता है फ्री लीगल एड के लिए। फिर उसके बाद में 43A बात करता है हमारे पास में कि जो मैनेजमेंट राइट्स हैं, है ना, अनेबल करना है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज़। और 48 है हम अभी करवाया कि एनवायरनमेंट को जो सेफ गार्ड है, वाइल्ड लाइफ है, उसको हमारे पास में प्रोटेक्ट करना है। तो ये 4 आर्टिकल हमारे पास में 42nd अमेंडमेंट से एक्ट हमारे पास में इंक्लूड करे गए हैं। फिर हमारे पास में आती है कौन सी, 44th अमेंडमेंट एक्ट। अभी 44th के अंदर हमारे पास में जो आर्टिकल 38 है, जिसमें हमारे पास में किसकी बात करी है, इनइक्वालिटीज़ को मिनिमाइज़ करना है, इनकम स्टेटस, है ना, फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़। अभी अगर हम बात करें तो CDS के अंदर सिर्फ ये आता है कि कौन सा आर्टिकल ऐड हुआ था, और हमारे पास में ब्रॉड आता है। लेकिन अगर हम ये बात करते हैं ना स्टेट एग्ज़ाम की, तो वहाँ पे थोड़ा डीप में पूछते हैं।
फिर आते हैं 86 के अंदर जो हमारे पास में ना कोई एडिशन नहीं हुआ है, बस जो सब्जेक्ट मैटर है ना उसको चेंज करा गया है। कैसे? हमारे पास में हमने क्या बात करा था कि 45 आर्टिकल हमें बताता है कि हमें अर्ली चाइल्डहुड केयर और प्रोटेक्शन एजुकेशन के पे फोकस करना है। तो उसके तहत हमारे पास में जो 21 आर्टिकल है किसका, फंडामेंटल राइट का, उसको ऐड करा गया था। और साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, उसमें भी हमारे पास जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है उसको भी इसी के तहत जो है हमने ऐड करा है। फिर आता है 97 हमें सबको पता है कि इसके लिए रिलेटेड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। तो 43rd अमेंडमेंट जो हुआ था, 43rd आर्टिकल है, उसमें हमारे पास में इसको ऐड करा हुआ है, आर्टिकल 43B को। ठीक है। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अभी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वही है कि फंडामेंटल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डीपीएसपी इम्पोर्टेंट है, या दोनों ही इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए है। तो हमारे पास में अगर हम देखेंगे ना तो सबसे पहला दुराइजन चंपाकम दुराई राजन का केस आता है 1951 के अंदर, जो कहता है कि जो फंडामेंटल राइट है दे आर द सुपीरियर एंड द डीपीएसपी जो हैं वो इन्फीरियर है फंडामेंटल राइट से। लेकिन पार्लियामेंट जो है वो उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। फिर हमारे पास में आता है गोलकनाथ केस 1967 का। उसमें बोलते हैं कि नहीं, फंडामेंटल सैक्रोसेंट नेचर के हैं और उनको हम क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद में ना इसके रिस्पॉन्स में पार्लियामेंट क्या करती है, हमारे पास में 24th अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है, जिसमें वो क्या बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट को क्या कर सकते, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो उसको अमेंड कर सकें। फिर इसके साथ में हमारे पास में 25th अमेंडमेंट एक्ट आता है, जिसमें आर्टिकल 31, जब मैंने पढ़ाया है कि आर्टिकल 31 है उसको दो उन्होंने डाला 30 इसके अंदर में 31C के अंदर में दो चीज़ें डाली कि 39B और C को इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना। अभी देखो 39B और C के अंदर क्या चीज़ आती है हमारे पास में। 39 में क्या है हमारे पास में, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें, क्या इसका, कम्युनिटी रिसोर्सेज का। और हमारे पास में सी के अंदर क्या आता है हमारे पास में कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को हमारे पास में कम करना है। तो इन दोनों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने क्या डाला कि जो 31C है ना, आर्टिकल जो है जो फंडामेंटल राइट का पार्ट है, कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो जो फंडामेंटल राइट है उनको ओवरराइड कर सकते हैं। साथ में उन्होंने डाला कि ये जो पावर है पार्लियामेंट की, ये जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड है। बट सुप्रीम कोर्ट ने लेटर इसको क्या करा, अबोलिश कर दिया। लेकिन अभी जो B और C वाला जो ये है कि वो इम्प्लीमेंट करने के लिए ओवरराइड कर सकता है फंडामेंटल राइट को, तो वो भी अभी भी लागू है। ठीक है, ये हमारे पास में ये ट्रू है। और फिर उसके बाद में जो जुडिशल रिव्यू की पावर है वो तो हमारे पास में कि वो करवा सकते हैं, है ना। फिर आता है हमारे पास में कि केशवानंद भारती केस, इसको तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे, है ना। इसमें बोलते हैं कि जुडिशल रिव्यू बेसिक नेचर है हमारे पास में, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और डीपीएसपीज जो हैं हमारे पास में वो कैसी हैं हमारे पास में, उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट में चेंजेस ला सकते हैं, है ना। लेकिन हमारे पास में फंडामेंटल राइट है वो अभी भी क्या है, सुपीरियर है ना। फिर आता है 42nd अमेंडमेंट है। अभी 42nd अमेंडमेंट एक्ट में हमारे पास बहुत चेंजेस हुए हैं, जो अभी मैंने ऊपर भी करवाए हैं कि 4 जो डीपीएसपीज हैं उनको इंक्लूड करा है। फिर आता है मिनर्वा मिल केस। मिनर्वा मिल केस में कहता है कि हमें बैलेंस रख के चलना है, किसका, कि फंडामेंटल राइट के अंदर और डीपीएसपीज के अंदर, है ना। लेकिन अभी भी ये है कि फंडामेंटल राइट जो है वो ज़्यादा एक लीनिंग है ना टुवर्ड, और डीपीएसपी को कम रखा गया है। अभी अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, अगर कि आपके जो एग्ज़ाम है उनके अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं टाइम टू टाइम, मोस्टली अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और हमारे पास ड्यूटीज़, इनसे मिक्स क्वेश्चन आता है, राइट। अभी अगर हम बात जैसे अभी देखते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द डीपीएसपी, कि हमें बताना है डीपीएसपी का पर्पस क्या है। तो ले डाउन द पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस, बिल्कुल पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस हमारे पास इंस्ट्रक्शंस डाली हुई हैं, है ना, विच वुड गाइड द स्टेट पॉलिसी फॉर एट ऑल लेवल। फिर कहते हैं कि बी कहता है इम्प्लीमेंट करना है गांधी आइडियाज़ को, सिर्फ गांधी के ही आइडियाज़ को हमें इम्प्लीमेंट करना है। फिर आता है कि टू चेक द आर्बिट्री पावर, अगर ये ही चेक करेंगे तो फंडामेंटल राइट का हमारे पास फिर क्या फंक्शन है हमारे पास में, राइट। फिर देखो ये है डी हमें क्या करना है, प्रमोट करना है वेलफेयर ऑफ द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कि बैकवर्ड सोसाइटी के प्रोटेक्शन हमारे पास में क्या करना है, वेलफेयर करना है।
तो इसका आंसर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में आंसर आना चाहिए इसका क्या, ए, कि पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस को हमने क्या कर, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन भी दी हैं, साथ में क्या दी हुई है हमारे पास में, नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं। तो आई थिंक ये भी गलत हो जाएगा, तो आंसर इसका आना चाहिए हमारे पास में डी, ये वाला। ठीक है, फिर आता है हमारे पास में डीपीएसपी। डीपीएसपी के अंदर हमारे पास में क्या चीज़ सही नहीं है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। अभी 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ही गलत होगा, बाकी सही होंगे। अभी देखो बी अगर की बात, पहले सबसे पहले देखो ये हमारे पास में पार्ट 4 के अंदर है, बिल्कुल सही है, ये तो पार्ट 4 के अंदर आते हैं। एंड ये क्या है, नॉट अनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, कि कोई भी कोर्ट है, कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनी कोर्ट इनको क्या कर सकते हैं, एनफोर्स नहीं करवा सकते। तो हमने भी देखा है कि ये एनफोर्सेबल नहीं है, तो इट इज़ वेरी करेक्ट, तो ए तो आंसर नहीं होगा। फिर बी की बात करेंगे कि डीपीएसपी है वो फंडामेंटल है इन द गवर्नेंस, ये भी बिल्कुल सही है हमारे पास में। फिर आता है इट शाल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई देम, अप्लाई करना है डीपीएसपी को इन मेकिंग लॉज, ये भी बिल्कुल सही है हमारे पास में। अभी डीपीएसपी आर डायरेक्टेड इन मेकिंग इंडिया एडवांस कैपिटलिस्ट। अभी सबको पता है हमारे पास में हमारी जो इकोनॉमी है, हमारे पार्लियामेंट है ना, उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास में, उसके अंदर सोशलिस्ट नेचर की बात करी हुई है। तो जब हमारा जो प्रियम्बल है वो सोशलिस्ट के बारे में बोलता है, तो यहाँ से कैपिटलिस्ट नेचर कैसे बन जाएगा, तो इट विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो यहाँ से डी ए कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंटेन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड। इसका आंसर हमारे पास में आएगा क्या, डीपीएसपी, कि जो हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन थे 1935 के अंदर में जो एक्ट बना था, उसके अंदर अभी उनको कहाँ से लिए, डीपीएसपी को हमारे पास यहीं से उठाया है हमने। ओके, फिर देखो ये वाला क्वेश्चन, नॉट करेक्ट पूछा है हमने कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। दे आर नॉट एनफोर्सेबल, बिल्कुल सही है। फिर दे हैव अ पॉलिटिकल सेक्शन, ठीक है, कि पॉलिटिकल सेक्शन है इनके पास में। फिर उसके बाद में देखो ये डीपीएसपी आर डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर स्टेट लेजिस्लेशन, ये भी हमारे पास में क्या है, बिल्कुल सही है हमारे पास में। फिर डीपीएसपी प्रमोट करता है क्या हमारे पास में, इक्वल इनकम एंड फ्री हेल्थ केयर फॉर ऑल सिटीजन। अभी देखो फ्री हेल्थ केयर फॉर ऑल सिटीज इंडियंस, कि सभी इंडियंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, हेल्थ केयर फ्री कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रही है हमें यहाँ पे, तो वी विल गो कि यहाँ पे, और वैसे भी ये प्रमोट नहीं करते हैं, है ना। ये इक्वल पर जो इक्वल इनकम वाला प्रॉमिस है ना, ये कहाँ लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, इनकम इक्वालिटीज़ को क्या करना है, कम करना है ना, इनकम इनइक्वालिटी को कम करना है। लेकिन प्रॉमिस थोड़ी करा गया कि हम इक्वल पे को हम क्या करेंगे, इनकम देंगे, वो नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, सो या इससे आई थिंक कि कुछ ज़्यादा नहीं आता, बस क्वेश्चन आपको एक बार पूरा क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से पेपर सेट होता है, बाकी इट विल बी इजी टू डू। ठीक है, बाकी आप याद करें, लर्न करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।